हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 जो दिसंबर का एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स आज से हम सभी लोग अपने बाल विकास यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, ठीक है, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो सीडीपी का पार्ट होता है, टॉप 30 क्वेश्चन जो इसके पूछे जाते हैं पेपर पास वाले, ठीक है, इसका आज हम लोग 30 क्वेश्चन फ्रेंड डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो ये सी टेट आपका 2023 यानी कि जो दिसंबर में होता है, इसका एग्जाम जो है वो अब आप लोगों का 2024 के जनवरी में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2023 मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप लोग के लिए 2024 लिखना चाहिए था, जनवरी। ओके, तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है, और अपने जो टॉप 30 क्वेश्चन है हमारे उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट से फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर दीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास 1 मिनट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स आपका पहला, कि विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, यानी कि जो शीर्षगामी सिद्धांत होता है फ्रेंड, जो सर से लेकर के पैर की ओर होता है, ठीक है, वो क्या कहता है। पहला ऑप्शन है देखिए आपका, विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड कि जो विकास है वो सभी में एक समान होती है, ठीक है, बल्कि जो सभी सांस्कृतियां होती हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग रूप से होती है, न कि एक समान होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, विकास अनिरंतर होता है, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड। देखिए जो विकास होता है वो आपकी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है आपका कि विकास शीर्ष से पैर की तरफ बढ़ता है, जो कि यहाँ पर देखिए शीर्षगामी की बात की गई है, ठीक है। तो करेक्ट तो यही होना चाहिए, बट चलिए हम लोग अपना चौथा देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। चौथा है विकास केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है फ्रेंड, जो विकास है वो आपका केंद्र से बाह्य की तरफ होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए शीर्षगामी की बात की गई है, ठीक है। तो शीर्षगामी से देखिए आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए कि जो सैर से लेकर के पैर की तरफ होता है, ठीक है, सिर से लेकर के पैर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसे बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड, जो स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है वो कौन सा होता है, ठीक है, यानी कि जो आपकी बड़ी मांसपेशियां होती है उसका कार्य होता है स्थूल गतिक कार्य, जो आपका कौशल है, ठीक है, या फिर जो छोटी आपकी जो मांसपेशियां होती हैं उससे कार्य किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे स्थूल गतिक कौशल के बारे में पूछा है, ठीक है, यानी कि जो बड़ी मांसपेशियों से कार्य किया जाता है वो आपका स्थूल गतिक कौशल होता है, ठीक है। और जो सूक्ष्म गतिक कौशल होता है वो आपका यानी कि जो छोटी मांसपेशियां होती हैं उससे संबंधित होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फुटबॉल को धकेलना, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही है फ्रेंड। देखिए जो सूक्ष्म सॉरी स्थूल गतिक कौशल की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि देखिए जब बच्चा फुटबॉल को धकेलेगा या फिर मारेगा, ठीक है, ये वो देखिए पैर से ही मारेगा या फिर वो अपने हाथ से मारेगा, ठीक है। पैर से मारता है तो वो देखिए उसकी जो पैर की है वो बड़ी मांसपेशियां काम कर रही हैं, ठीक है। और यदि उसने अपने हाथ से फेंका है फिर भी उसकी जो बड़ी मांसपेशियां हैं वही कार्य कर रही है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका सुई में धागा पिरोना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सुई में धागा पिरोना है, देखिए आपकी जो दोनों उंगली होती है, ठीक है, अंगूठा वाली और अंगूठा के बगल में, ठीक है, वो देखिए धागा जो होता है वो उंगली से पकड़ी जाती है, तभी आप सुई में जो धागा है उसको पिरोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी छोटी मांसपेशियां हैं उंगली की वो कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड्स। दूसरा ऑप्शन है लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना। तो देखिए जब आप लिखने के लिए पेंसिल पकड़ते हैं फ्रेंड, जो आपकी छोटी मसल्स होती हैं, ठीक है, यानी कि उंगली, उससे आप पेंसिल जो है उसको पकड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्थूल गतिक कौशल तो हुआ नहीं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल, तो ये भी नहीं होगा आपका। फोर्थ ऑप्शन है धागे में मोती पिरोना, ठीक है, यानी कि जैसे देखिए आप सुई सॉरी जो धागा है सुई जो है, ठीक है, उसमें धागा पिरोते हैं, उसी प्रकार से धागे में मोती पिरोना ये भी आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, फुटबॉल को धकेलना। ओके,
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड जो है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपके अभिकथन और रीजन यानी कि जो कारण होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए जो पिछली बार 20 अगस्त को आपका एग्जाम पूछा गया था, ठीक है, उसमें देखिए 4-5 क्वेश्चन कथन और रीजन वाले थे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बहुत ही सरलता से इसको आप समझिएगा, बहुत ही इजीली ये आपको हम समझाएंगे। ठीक है, पहला देखिए आपका जो अभिकथन है ए, ठीक है, इसमें क्या है कि विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। देखिए जो बच्चे का समाजीकरण होता है, ठीक है, इसमें जो परिवार होता है, विद्यालय होता है, उसका आस पड़ोस होता है, ठीक है, इसमें जो बच्चे की भूमिका है, ठीक है, महत्वपूर्ण रूप से निभाता है कौन? विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए आपका आर जो कारण है, ठीक है, ये क्या होगा कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। ठीक है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं फ्रेंड्स वो समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड देखिए जो समाजीकरण की प्राथमिक कारक जो होता है वो आपका सबसे पहला कौन सा होता है? परिवार होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है। पहला देखिए हमने जो कथन पढ़ा था वो देखिए पहला बिल्कुल सही था। ठीक है, कि जो विद्यालय होता है वो बच्चे की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो सॉरी एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, जो धार्मिक संस्थाएं बताया गया है कि सामाजिक रण की प्राथमिक कारक होता है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। देखिए जो प्राथमिक जो सामाजिक रण की प्राथमिक कारक होता है वो आपका परिवार होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में ये हो गया कि आपका जो ए है वो सही है, जो आर है वो गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें दिया है ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आपका तो होगा नहीं। दूसरा दिया है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। और थर्ड ऑप्शन है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, तो बिल्कुल करेक्ट फ्रेंड्स यही आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। ठीक है, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका जीन पियाजे साहब का। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं, यानी कि जो उनकी समस्याएं होती हैं, ठीक है, और जो समस्याओं का समाधान करना होता है, ठीक है, इसमें जो बच्चा होता है वो तर्क का इस्तेमाल करने में कब सक्षम हो जाता है, यानी कि अपना खुद का तर्क कब वो देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका है संवेदीगामक। ठीक है, दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक, और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो हम आप लोगों को एक बार फ्रेंड्स समझा देते हैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में कि देखिए जो आपके जीन पियाजे साहब हैं, ठीक है, इनके अनुसार जो बच्चा होता है, ठीक है, वो यानी कि कब जो बच्चा होता है वो कब समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड जब वो पूर्व संवेदीगामक अवस्था में होता है, तो वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था में होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जो तर्क है वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, 2 वर्ष के बच्चे कितना बोलते ही हैं, ठीक है, अपना तर्क तो वो दे नहीं सकते हैं। पूर्व संक्रियात्मक फ्रेंड्स जो आपका 2 से लेकर के कितने वर्ष तक होता है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। ठीक है, इसमें भी देखिए जो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक की अवस्था होती है बच्चे की, ठीक है, वो आपका देखिए जो बालक होते हैं वो पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि वो पूर्व विद्यालयी बालक होते हैं। ठीक है, जो विद्यालय जाने के पहले बच्चे होते हैं, तो वो भी देखिए जो तर्क देने के लिए होते हैं, समस्याओं का समाधान करने के लिए, वो भी यानी कि नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, और देखिए थर्ड जो ऑप्शन है आपका मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखिए बच्चा क्या होता है कि जो देखता है वही सोचता है। ठीक है, वो खुद का तर्क फ्रेंड्स नहीं दे पाता है। ठीक है, ये आपकी जो अवस्था होती है ये 7 से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। और जो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी अवस्था में जो बच्चा होता है वो उसकी समस्याएं होती हैं, ठीक है, उसमें समाधान के लिए अपने खुद के तर्क वो देता है। ठीक है, उसमें सक्षम हो जाता है तर्क देने के लिए। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 वर्ष के बाद, यानी कि 11 से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था में वो होता है। ठीक है, तब वो खुद का तर्क देने लगता है और वो अमूर्त सोच करने लगता है,
यानी कि वो मन में ही कुछ भी अपना कहानी बना करके कुछ भी सोच लेता है, ठीक है। यानी कि जो उसमें अमूर्त सोच होती है वो उत्पन्न होने लगती है, कब? औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, यानी कि जो उसका स्कीमा होता है, ठीक है, मानसिक संरचनाओं को ही हम स्कीमा कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है कि मानसिक संरचनाओं का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक है। यानी कि जब कोई, यानी कि जो बच्चा होता है, ठीक है, जब नई जानकारी से सामना करते हैं, ठीक है, जब कोई बच्चा होता है, जब वो नई जानकारी से सामना करता है तो वो जो उसकी मानसिक संरचना होती है, ठीक है, उसमें जो उसकी स्कीमा होती है उसमें वो क्या कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि मान लीजिए आप स्कूल गए नहीं हैं, लेकिन आप सॉरी स्कूल की बात नहीं, मान लीजिए आप कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कॉलेज में देखिए आप जब कॉलेज के में जाते हैं, ठीक है, उसमें देखिए वहाँ पर प्रेयर वगैरह नहीं होता है, स्कूल तक के ही आप में प्रेयर वगैरह होते हैं, ठीक है। जब या फिर आप प्रशिक्षण जब लेंगे, बीएड या बीटीसी करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपके प्रेयर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए पहले ही धारणाएं बना लेंगे कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे जाकर के घूमते हैं इधर उधर बैग लेकर के, ठीक है। लेकिन आप एक बार जाइए तो सही, ठीक है, आप जाएंगे देखेंगे तो आपको पहले लगेगा कि नहीं यहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, या जो भी बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं फोन लेकर के, ठीक है। लेकिन जब आप एक बार जाएंगे कॉलेज में देखेंगे हाँ वहाँ पे भी क्लास चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बीए कर रहे हैं, बीए का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। आज की डेट में देखिए सारी ही पढ़ाई, चाहे आप कोई भी करिए, बीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, ठीक है, कुछ भी करिए, सबका अपने आप में एक महत्व होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका जो स्कीमा है, जो मानसिक संरचना है, ठीक है, उसमें आप कुछ संशोधन करेंगे, ठीक है। यानी कि आप मान लेते हैं कि यहाँ पे बच्चे घूमते हैं, लेकिन आप जाएंगे देखेंगे कॉलेज में तो देखेंगे नहीं बच्चे कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो आपके स्कीमा में जो आप पहले ही मानसिक अवधारणाएं बैठी हुई हैं, ठीक है, उसको आप परिवर्तित करेंगे कि नहीं जो मैं सोच रहा हूं ऐसा नहीं होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है जीन पियाजे की शब्दावली में, क्या कहाएगा फ्रेंड्स? अनुसरण कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा, समावेशन कहलाएगा, या फिर मौखिकीकरण कहलाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कहलाएगा ये, ठीक है। यानी कि जो उसकी मानसिक संरचना है, ठीक है, उसमें कुछ समायोजित कर रहा है, नहीं उसको यानी कि पहले से ही उसको जो पता है, ठीक है, उसके बाद फिर भी वो उसमें संशोधन करके नई जानकारी को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहा है यानी कि समायोजित कर रहा है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ठीक है। देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड, देखिए यहाँ पर नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखिए सी टेट में आपके नॉट वाले क्वेश्चन बहुत ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो डेली देखिए फ्रेंड्स एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं कि डेली हम आप लोगों का प्रैक्टिस सेट कराएंगे, सीडीपी हिंदी और ईवीएस और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है एसएसटी 60 नंबर के आते हैं और बहुत लोग देखिए इस बार क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखिए आज तो मैं नहीं करा पाऊंगी फ्रेंड्स, लेकिन कल या फिर परसों से मैं कंटिन्यू आप लोगों के एसएसटी की क्लास चलाऊंगी, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है, ताकि देखिए सभी लोगों को सहायता मिल सके। इस बार बहुत ही कम लोग सीटेट क्वालिफाई किए हैं और हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों के 90+ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करेक्ट हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है कि किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोत्स्की ने नहीं की है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है। दूसरा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा है आपका निजी वाक, चौथा है पार। तो देखिए फ्रेंड जो नहीं किया है, ठीक है, वो आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ठीक है, यही जो है संप्रत्यय की व्याख्या यानी कि जो इसी संप्रत्यय की व्याख्या है वो आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने नहीं किया है। बाकी जेडपीडी जो होता है आपका समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, निजी वाक और पार जो होता है सहायता देना, ठीक है, ये तीनों ही आपके लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 यानी कि बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए हर पेपर में आपके जो 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो आपके जीन पियाजे से बनेंगे फ्रेंड्स, लेव वाइगोत्स्की से। तो यानी कि आपका 8 क्वेश्चन यानी कि 7 से लेकर के 8 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं जीन पियाजे और आपके लेव वाइगोत्स्की साहब से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेपर को अच्छे से करिएगा फ्रेंड्स। अभी बहुत टाइम है इसलिए हम लोग कंटिन्यूटी अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। 21 जनवरी को आपका पेपर है तो हम लोग कोई कमी नहीं छोड़ेंगे अपनी तैयारी में, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार खाली स्थान हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आपको लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, कि जो हमारी संज्ञानात्मक संरचना है, ठीक है, और चिंतन प्रक्रिया है, ठीक है, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, ठीक है, दूसरा है आपका आनुवंशिक प्रवृत्तियां, और चौथा है आपका अनैच्छिक यानी कि सहज व्यवहार यानी कि क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्कीमा होता है फ्रेंड्स, ये आपके तो जीन पियाजे होता है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की तो होगा नहीं। ठीक है, आनुवंशिक प्रवृत्तियां तो होगा नहीं। देखिए लेव वाइगोत्स्की कहीं भी नहीं कहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चौथा है आपका सहज यानी कि सहज क्रिया है। ठीक है, तो ये तो आपका होगा नहीं। जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सामाजिक संपर्कता। ठीक है, जहां पर भी आपका सामाजिक यानी कि सामाजिकता से संबंधित आ जाए, सामाजिक संपर्क आ जाए, ठीक है, ये आप आंख बंद करके लेव वाइगोत्स्की पे टिक मारिए, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूरे स्क्रीन पे आना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है। ठीक है, शायद फ्रेंड्स हमने अपने प्रीवियस जो वीडियो अपने अपलोड किए हैं, ठीक है, हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें से सम्मिलित उसमें कराया है। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस जो वीडियो है 2 मंथ पहले का, जो हम आपके जो 20 अगस्त का तैयारी करवाए थे, ठीक है, उसमें आप लोग एक बार जा करके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए जो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहला है आपका पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक, तीसरा उत्तर पारंपरिक। ठीक है, और यहाँ पर है पूर्व पारंपरिक, गैर तो है नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें तीसरा उत्तर देखिए जो आपका लास्ट है वो है। ठीक है, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है आपका, वो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है, ये आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास का सही क्रम है वो आपका यही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और फटाफट से अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि खाली स्थान शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी चाहिए या फिर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है फ्रेंड्स, वो क्या सुझाती है कि जो शैक्षिक नियोजन है वो कैसा होना चाहिए इसमें। ठीक है, पहला है परीक्षाएं, दूसरा है अध्यापक, तीसरा है माता पिता और चौथा है विद्यार्थी। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा विद्यार्थी। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा क्या सुझाती है फ्रेंड्स कि जो शैक्षिक नियोजन है इसका जो केंद्र होता है, ठीक है, वो विद्यार्थी को माना जाए। ठीक है, देखिए आपका जो शिक्षा प्रणाली है फ्रेंड्स वो आपका बाल केंद्रित प्रणाली है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, तो यहाँ पर जो प्रगतिशील शिक्षा है फ्रेंड्स वो भी आपके विद्यार्थियों से ही संबंधित होगी। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। यानी कि एक अच्छा कवि और एक अच्छा लेखक होने के लिए, ठीक है, व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है अंतःवैयक्तिक। ठीक है, देखिए जो अंतःवैयक्तिक फ्रेंड्स होता है वो आपको खुद को समझने के लिए होता है। ठीक है, जो भाषाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपका देखिए जैसे कोई एक मान लीजिए भाषाविद हो गया, ठीक है, कवि हो गया, लेखक हो गया, ठीक है, ये आपके भाषाई में हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक गतिक संवेदी जैसे कि आपका क्रिकेटर विराट कोहली साहब हो गए, ठीक है, और दिसाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कवि और लेखक के बारे में बात की जा रही है, तो देखिए जब वो भाषा यानी कि जो उसका बोलने की जो क्षमता है या फिर बोलने की जो शक्ति है, ठीक है, शैली जो है, ठीक है, वो अच्छी रहेगी, तभी वो एक अच्छा कवि बन पाएगा और एक अच्छा वो लेखक बन जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, भाषाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग यहां से देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए फिर से आपके जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके कथन और कारण वाले आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में अभिकथन क्या कहा गया है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जो एक अध्यापिका होती है, ठीक है, वो अपने विद्यार्थियों को, ठीक है, यानी कि कोई भी समस्या दी गई है या फिर वो किसी भी समस्या पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर
जो बच्चे हैं उनके जो विचार हैं, ठीक है, उनका मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जो अभिभावक है यानी कि जो अध्यापिका जो है वो भी बच्चों के जो विचार है उसको जान पाए, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना ये बहुत ही जरूरी होता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो जो आपका देखिए अभिकथन है फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और चलिए अपना देखते हैं हमारा कारण क्या है, ठीक है। कारण देखिए है कि भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जो भाषा और सोच होता है ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, देखिए हम पहले ही बता दे रहे हैं कि जो आपका ए है वो तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन जो आर है फ्रेंड्स वो देखिए सही नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन चलिए हम लोग यहाँ पर विकल्प में देख लेते हैं क्या है। तो देखिए जो विकल्प है आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। हमने पहले ही बताया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जगह बिल्कुल करेक्ट। लगता है आज क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है फ्रेंड्स, बट कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग होंगे फ्रेंड्स, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज है देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रहा है, क्योंकि सिलेबस देखिए चेंज तो कर नहीं रहा है एनसीईआरटी, ठीक है, सीबीएसई वाले, तो आपके जो पेपर के पैटर्न है उसी को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है, ठीक है, आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? यानी कि कोई बच्चा क्लास में रो रहा है, ठीक है, यानी कि जब भी मान लीजिए कभी भी कोई लड़का रो रहा है तो कुछ विद्यार्थी होते हैं कि तुम लड़की हो क्या कि रो रहे हो, लड़के रोते नहीं है, तुम रो मत, ठीक है। तो ये क्या दर्शाता है? लैंगिक समता दर्शाता है कि लैंगिक समानता, या फिर लैंगिक स्थिरता, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिता? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका लैंगिक रूढ़िवादिता। ये एक प्रकार का रूढ़िवादी है कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि लड़के नहीं रोते हैं, केवल लड़कियां ही रोती हैं, ठीक है। देखिए बहुत जगह कहा जाता है कि लड़के मैथ में अच्छे होते हैं लेकिन जो लड़कियां हैं वो गृह विज्ञान में अच्छी होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। देखिए बहुत सी लड़कियां जो हैं आज आप लोग वर्तमान में देखिए, ठीक है, तो लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं लड़कों से, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है कि आपका जो लैंगिक रूढ़िवादिता है, ठीक है, इसी को दर्शाता है ये, ठीक है, कि लड़के रोते नहीं है, लड़कियां रोती हैं। ओके, राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? यानी कि जो विद्यार्थी हैं इनमें जो अधिगम शैली का चयन होता है, ठीक है, इसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसको किस नजरिए से देखना चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ठीक है। दूसरा है विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में। और चौथा ऑप्शन है आपका अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, ठीक है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अधिगम शैली में चयन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हैं ये सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है, सभी व्यक्तियों में एक समान तो होते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फटाफट से फ्रेंड्स अब हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, इस क्लास में, तो हम नहीं चाहते हैं बहुत ज्यादा आपका टाइम लगे। क्वेश्चन है कि अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए आपके नोट वाले क्वेश्चन पूछे हैं और यहाँ पर देखिए अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर मूल्यांकन सतत होना चाहिए जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों ही। तीसरा है मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए जो कि बिल्कुल गलत है। चौथा होगा कि विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। जो नहीं होना चाहिए तो वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये नहीं होना चाहिए मानकीकृत। देखिए जो मानकीकृत परीक्षण होता है फ्रेंड्स ये आपका निगेटिव पर्सन होता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो मानकीकृत होता है वो आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से
शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ठीक है। यानी कि जो शिक्षक है इनके द्वारा पूछे गए जो प्रश्न है, ठीक है, वो कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन है आपका नाम क्या है। दूसरा है आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आप कहाँ रहते हैं। चौथा है भारत को आजादी कब मिली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, ऐसे बच्चों को प्रश्न यानी कि पूछ रहा है। तो इसमें से कौन सा वो प्रश्न है जो बच्चों में समस्या समाधान के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, यानी कि रचनात्मकता और समस्या समाधान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि आप अपने शहर में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चा खोज करेगा, ठीक है, यहाँ पर रचनात्मकता यानी कि सृजन करेगा, ठीक है, और जो समस्याएं होंगी कि यानी कि जो प्रदूषण उसको हम कैसे कम करें, ठीक है, तो यहाँ पर वो समस्या का समाधान करेगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके ही देख लेते हैं, 2 ऑप्शन बाद में देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी कि जो हाशिए पर स्थित समूह है, ठीक है, इसमें आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, उसे अर्थहीन नहीं मानना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उसे मान देना चाहिए और अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अपने देख लेंगे, ठीक है। देखिए थर्ड ऑप्शन है कि उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन है उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक विज्ञान से कमतर समझना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उसे मान देना चाहिए और अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हमें कुछ ज़्यादा ही अलग अलग हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही देख लेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं। यानी कि जो स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी हैं वो विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती का यानी कि जो चुनौती होता है उसका महसूस करते हैं, ठीक है। फिर भी उनमें सामान्यतः खाली स्थान का सामर्थ्य होता है। यानी कि जो स्वलीनता से ग्रसित बच्चे होते हैं, ठीक है, जो स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी हैं वो विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, ठीक है। फिर भी उनमें सामान्यतः किसका सामर्थ्य होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका बारीक जानकारी पर ध्यान देने, दूसरा है प्रभावशाली संप्रेषण, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक नम्यता और चौथा है सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, हम लोग कौन सा आंसर कर रहे थे, हाँ ये कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कि बारीक जानकारी पर ध्यान देने, ठीक है। जो स्वलीनता से जूझ रहे विद्यार्थी होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनमें देखिए सामान्यतः बारीक जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दृष्टि बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है, ठीक है। यानी कि दृष्टि बाधिता से जूझने वाले जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके समावेशन में कौन सा कारक बाधा बनता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निगेटिव वर्ड पूछा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका स्पर्शनीय चित्र, ठीक है। देखिए दृष्टि बाधिता जो देख नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनके लिए स्पर्शनीय चित्र, दूसरा है हस्तलिखित नोट्स, तीसरा है ऑडियो टेप का व्याख्यान, चौथा है ब्रेल यानी कि उभारशील किताबें, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बाधा पूछा है, ठीक है। तो देखिए जो बाधा है फ्रेंड्स वो हस्तलिखित नोट्स होगा, ठीक है। यानी कि जो स्पर्श करने वाला होगा बच्चा उससे तो समझ जाएगा, ठीक है। और जो ऑडियो टेप होगा सुन के समझ जाएगा, जो ब्रेल लिपि की किताबें होती है उससे समझ जाएगा, लेकिन जो हस्तलिखित नोट्स होगा फ्रेंड्स वो उसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। यही उसको बाधा
डालेंगी किसमें, विद्यार्थियों के समावेशन में, ठीक है, जो यानी कि देख नहीं सकते हैं, जो दृष्टिबाधित हैं। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। आप लोग देखिए 2x या फिर 1.5x पे फ्रेंड्स कर करके वीडियो अपना देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि शायद वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है, आज फर्स्ट डे है सीटेट का, ठीक है। क्वेश्चन है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ठीक है, ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। पहला ऑप्शन है उच्च एकाग्रता, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा है कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता या फिर संगठन, ठीक है, और चौथा ऑप्शन है आपका लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं। तो ये आपके जो आवेगशीलता होती है फ्रेंड्स, ये जो ADHD वाले जूझने वाले यानी कि जो ADHD से जूझने वाले विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, ये इसी गुण को अक्सर दर्शाते हैं, आवेगशीलता, ठीक है, ये आवेग में आ जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि अभिकथन, ठीक है, और कारण, ठीक है। देखिए फिर से आपके अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स अभिकथन देखेंगे क्या है, ठीक है। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है, ठीक है, इसके लिए जो विद्यार्थी हैं इनको सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। फ्रेंड्स देखिए जहां पर आपका अवसर आता है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, ठीक है। और आपका जो कारक है, देखिए इसमें क्या है कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन फ्रेंड्स आपका यही होगा कि जो ए है वो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो चलिए हम लोग विकल्प देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए विकल्प भी आपका यही सही होगा, ए सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ही खत्म है, चलिए कोई बात नहीं, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। क्वेश्चन है, अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है, ठीक है, यानी कि खुद की सोच की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, उस पर जो चिंतन किया जाता है तो वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है स्मृतिकरण, दूसरा है अभिसंज्ञान, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है आत्मसातकरण, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा अभिसंज्ञान, ठीक है। देखिए जो खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना होता है, ठीक है, इसे अभिसंज्ञान कहा जाता है। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधिगम के सामाजिक संरचनावादी, ठीक है, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो सामाजिक संरचनावादी उपागम है, ठीक है, इनके अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका स्व पहल अन्वेषण, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा है चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, देखिए जो सक्रिय भागीदारी होती है फ्रेंड, जहां पर सक्रिय आता है, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होता है। अन्वेषण आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि खोज करना, खोजी अधिगम ये भी आपका पॉजिटिव होता है। लेकिन जो निष्क्रिय अनुसरण होता है यही आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए आपसे निगेटिव ऑप्शन पूछा है नहीं वाला, तो जो नहीं है फ्रेंड्स वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा ही आपसे नहीं है, ठीक है। तो जो निष्क्रिय अनुसरण है यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स, और सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स चैनल को, ठीक है, सभी लोगों को हेल्प मिलना चाहिए, इसलिए आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों में जो समस्या समाधान कौशल होते हैं, ठीक है, इनके विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है आपका प्रकार्यात्मक स्थिरता, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है आपका आत्म केंद्रीयता, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन फ्रेंड बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका समस्या समाधान के लिए पूछा गया है, तो ये आपका अपसारी चिंतन होगा, ठीक है। जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए हम लोग दो ऑप्शन देखेंगे। ओके,
क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। यानी कि जो विद्यार्थी हैं फ्रेंड्स, इनके द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। पहला ऑप्शन है उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणा अत्यंत गलत एवं त्रुटिपूर्ण होती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। ये तो आपका ठीक ही लग रहा है। ठीक है। बट हम लोग थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देखेंगे। ठीक है। देखिए थर्ड ऑप्शन है आपका कि उन्हें कठोरता से निपटना चाहिए, यानी कि उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स। ठीक है। कठोरता से नहीं इनसे निपटना चाहिए। चौथा है उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थी के नामीकरण के लिए मत। देखिए फ्रेंड, जहां पर नामीकरण आता है ये आपका निगेटिव पर्सन होता है। ठीक है। यानी कि निगेटिव जो वर्ड होता है वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा नहीं। आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा कि उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वह अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। यानी कि वे विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आपका अधिगम असक्षमता यानी कि असाध्यता। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। सी ऑप्शन है आपका यानी कि थर्ड गौरव। और चौथा है राहत। तो देखिए फ्रेंड्स यानी कि कौन सा परिणाम, ठीक है, उन पर कोई असर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अधिगम असक्तता यानी कि असाध्यता। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑप्शन है ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना दूसरा ऑप्शन है नकद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना। तीसरा है सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना। और फोर्थ ऑप्शन है आपका दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। तो देखिए फ्रेंड जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, ठीक है, उसका उदाहरण एकमात्र है इसमें से, इन चारों ऑप्शन में से, कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। ठीक है। राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। कब से मतलब आज का क्लास जो है आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी आवाज़ जो है वो प्रॉब्लम हो रही है उसमें। ठीक है। बट हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो हम लोग कंप्लीट करके तभी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि जो एक अध्यापिका है फ्रेंड्स, इसको अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। पहला ऑप्शन है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है परिहार उन्मुखी, ये तो गलत होता है फ्रेंड्स, परिहार। तीसरा है प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये भी सही नहीं होगा। चौथा है आपका परिहार उन्मुखी लक्ष्य, बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट, कि महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। ठीक है। चलिए आज के अपने हम लोग टॉप 30 में अपने लास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ठीक है। आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस कौशल को विद्यार्थियों में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पहला ऑप्शन है अभिसंज्ञान, दूसरा है चिंतन, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है अधीनता उन्मुखी। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अभिसंज्ञान जो होता है बिल्कुल करेक्ट, चिंतन भी, और जो आपका सृजनात्मकता है, ये तीनों ही करेक्ट है। तो जो नहीं होगा फ्रेंड्स वो आपका है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधीनता उन्मुखी। ठीक है। यही गलत है तो यही आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पर हमसे पूछा ही नॉट वाला है, गलत वाला। ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। हमारा चैनल है लर्न विथ अल्पना। ओके। और कंटिन्यू फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है। हम डेली आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप लोग जो सब्जेक्ट कहोगे, ठीक है, हिंदी, ईवीएस, सीडीपी और आपका एसएसटी, ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट की हम आप लोगों को कंटिन्यू क्लास कराएंगे फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। मिलेंगे अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।